दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिराजुद्दौला के बाद भी ऐसे शासक हुए जिन्होंने अंग्रेजों से सीधे टक्कर ली। ऐसे नवाब जिन्होंने अपनी रियासत, अपनी दौलत, यहां तक कि अपनी जान तक दांव पर लगा दी, सिर्फ इस मिट्टी की इज्जत बचाने के लिए। ऐसा ही एक नाम है मीर कासिम। हां, वही मीर कासिम जिसे इतिहास ने अक्सर हारने वाला या निराश शासक कहकर भुला दिया। लेकिन असलियत यह है कि वह न सिर्फ एक सूझबूझ वाला प्रशासक था, बल्कि बंगाल की स्वाधीनता की रक्षा करने वाला आखिरी सच्चा हिंदुस्तानी भी था। सोचिए, वही अंग्रेज जिनकी मदद से मीर कासिम बंगाल की गद्दी पर बैठा। जब उसने अपनी प्रजा और अपने लोगों के हित में सोचना शुरू किया और अंग्रेजों की मनमानी के आगे झुकने से इनकार कर दिया, तो कैसे साजिश करके अंग्रेजों ने गद्दी से उसको उतार भी दिया। 3 साल का शासन, लगातार संकट, अंग्रेजों की चालें और अपनों की गद्दारी, फिर भी मीर कासिम ने हार मानने की बजाय आखिरी दम तक संघर्ष किया। क्या आज हम मीर कासिम से यह सीख नहीं ले सकते कि अपने देश और अपने हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ना ही असली जीत है? दोस्तों, आज जब हम अपने आसपास देखते हैं तो यह कहानी और भी अहम लगती है, क्योंकि जो चालें अंग्रेजों ने उस समय भारत को गुलाम बनाने के लिए चली थीं, वही चालें आज अलग रूप में फिर से हमारे सामने खड़ी हैं। विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार कर रही हैं और भारतीय राजनीति के बड़े बड़े चेहरे उन्हें अपने फायदे के लिए खुला समर्थन दे रहे हैं। क्या आने वाला समय फिर वैसा ही न बन जाए? क्या हम एक बार फिर उसी जाल में फंसने की ओर तो नहीं बढ़ रहे? यही वजह है कि भारत में अंग्रेजी राज जैसी पुस्तक आज के समय में पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतिहास नहीं है, इसमें वो आईना है जो हमें दिखाता है कि अगर हम आजाद सोच के साथ जागरूक न रहें तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। दोस्तों, आज जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो साफ समझ आता है कि मीर कासिम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है। ये कहानी है नेतृत्व की, विश्वासघात की और उस जज्बे की जो हमें सिखाती है कि असली हार तब होती है जब हम लड़ना छोड़ दें। आइए सुनते हैं मीर कासिम की पूरी दास्तान, एक ऐसा नवाब जिसे वक्त ने भुला दिया। आज हम सुनेंगे भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक का चौथा अध्याय, मीर कासिम। बंगाल की हालत। मुर्शिदाबाद के दरबार और बंगाल की प्रजा दोनों की हालत मीर कासिम के गद्दी पर बैठते ही और अधिक शोचनीय होती चली गई। सबसे पहले मीर कासिम ने देखा कि राज की माली हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। सरकारी मालगुजारी ठीक तौर पर वसूल न हो रही थी। खजाना करीब करीब खाली था। सालाना खर्च आमद से बढ़ गया था और फौज की कई महीने की तनख्वाहें छड़ी हुई थीं। इसके अलावा ठीक मीर जाफर के समान मीर कासिम ने अब महसूस किया कि जो बड़े बड़े वादे उसने अंग्रेजों के साथ कर रखे थे, उन्हें पूरा करना इतना आसान न था। इन वादों और दूसरी नई नई मांगों को पूरा करने के लिए मीर कासिम ने अपने यहाँ के जमींदारों और रईसों को अंग्रेजों ही के सिपाहियों की मार्फत बुलाकर जबरदस्ती उनसे रकमें वसूल करना शुरू किया। जब इससे भी काम न चल सका तो उसे जगत सेठ से कर्ज लेना पड़ा और अंत में अंग्रेजों को रकमें देने के लिए रियासत के जवाहरात बेचकर और महल के सोने चांदी के बर्तन गलवाकर सिक्के ढलवाने पड़े। कंपनी के खोटे सिक्के। कंपनी की टकसाल कलकत्ता में कायम हो चुकी थी, किंतु अंग्रेजों ने मीर कासिम की इस शर्त की बिल्कुल परवाह न की कि जो सिक्के कलकत्ता में ढाले जाएं, वे मुर्शिदाबाद की सरकारी टकसाल के सिक्कों के समान वजन और समान धातु के हों। अंग्रेज बराबर अपनी टकसाल में घटिया सिक्के ढालते रहे। नतीजा यह हुआ कि बावजूद मीर कासिम की कड़ी आज्ञाओं के प्रजा ने कलकत्ता के सिक्कों को बिना बट्टे के लेने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने मीर कासिम से प्रार्थना की कि जो सिक्के हम कलकत्ता में ढालें
उन पर भी हमें मुर्शिदाबाद का नाम और मुर्शिदाबाद की छाप रखने की इजाजत दी जाए। मीर कासिम ने इस खुली जाली कार्रवाई की तो इजाजत न दी, किंतु अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए उसने कलकत्ता के सिक्कों को लेने से इनकार करने वाले या उन पर बट्टा मांगने वाले जमींदारों और दूसरे लोगों को सजाएं देना शुरू कर दिया। इन सख्तियों की वजह से अनेक जमींदार मीर कासिम से असंतुष्ट हो गए। यहां तक कि कई जगह नए नवाब के खिलाफ बगावत की तैयारियां होने लगीं। बर्धमान में कंपनी के अत्याचार। कुछ साल पहले कंपनी का कर्ज चुकाने के लिए मीर जाफर ने बर्धमान के इलाके की मालगुजारी कंपनी के नाम पर कर दी थी। उस समय से बर्धमान का इलाका अंग्रेजों के इंतजाम में था और कंपनी के सिपाहियों ने, जिनमें अधिकांश मद्रास से लाए गए थे, उस इलाके भर में लूटमार जारी रखी थी। इन तिलंगे सिपाहियों के अत्याचारों की शिकायत करते हुए सितंबर सन 1760 में बर्धमान के जमींदार राजा तिलकचंद ने कलकत्ता की अंग्रेज कमेटी को लिखा। अनेक तिलंगों ने मंडल घाट, मानकर, जहानाबाद, चितवर, बरसात, बलगुड़ी और चौमहन के परगणों और दूसरे स्थानों में घुसकर वहां के बाशिंदों को लूट लिया है और उनके साथ इस तरह के जुल्म किए हैं जिनसे लोगों की जान तक खतरे में पड़ गई है। इन जुल्मों से मजबूर होकर वहां के बाशिंदे गांव छोड़कर भाग गए हैं और उन मौजों की मालगुजारी में 2 या 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इस पर भी इन तिलंगों की लूटमार जारी रही और राजा तिलकचंद को कुछ समय बाद फिर लिखना पड़ा। तिलंगों के व्यवहार से रैयत को जबरदस्त कष्ट हो रहा है और मजबूर होकर रैयत अपने घर बार छोड़ छाड़ कर भाग रही है। यह सोचकर हमें लज्जा आती है कि तिलंगे भी हिंदुस्तानी थे और बर्धमान की प्रजा भी हिंदुस्तानी, जबकि अंग्रेज विदेशी थे। कंपनी ने इन शिकायतों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। लिखा है कि बर्धमान के कई परगणे उस समय वीरान पड़े हुए थे। अब मीर कासिम ने यह तमाम इलाका हमेशा के लिए कंपनी को सौंप दिया और वहां के जमींदार को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। जब यह नया परवाना राजा तिलकचंद के पास पहुंचा तो उसे दुख होना स्वाभाविक था। उसने गवर्नर वंशीटाट को अपनी जमींदारी की शोचनीय अवस्था की फिर से इत्तला दी और अपने यहां की मालगुजारी का सब हिसाब भेज दिया। बर्धमान और बीरभूम पर कंपनी का कब्जा। वंशीटाट ने किसी तरह उसकी मदद न की और न कंपनी के सिपाहियों के अत्याचार बंद हुए। मजबूर होकर, कहा जाता है, राजा तिलकचंद ने बीरभूम के राजा के साथ मिलकर अंग्रेजों और मीर कासिम दोनों से लड़ने के लिए फौज जमा करना शुरू किया। इस पर कलकत्ता की काउंसिल ने बर्धमान और मेदिनीपुर के इलाकों पर कब्जा करने के लिए कप्तान व्हाइट के अधीन कुछ सेना बर्धमान भेजी। राजा तिलकचंद के एक पत्र से मालूम होता है कि इस सेना ने भी मार्ग भर में असहाय ग्रामवासियों पर तरह तरह के जुल्म किए, उन्हें खूब लूटा और खूब खून बहाया। 28 दिसंबर सन 1760 को कप्तान व्हाइट की फौज और बर्धमान के राजा की फौज में लड़ाई हुई, जिसमें राजा की फौज हार गई। अंग्रेजी फौज का एक हिस्सा बीरभूम की राजधानी नागौर पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। वहां का राजा अपनी राजधानी छोड़कर पहाड़ों की ओर भाग गया और बर्धमान और नागौर दोनों पर कंपनी का कब्जा हो गया। आए दिन के राज परिवर्तन की वजह से बंगाल के शासन की हालत बहुत अस्त व्यस्त हो रही थी। व्यापार के नाम पर कंपनी के जुल्म बंगाल भर में जोरों के साथ बढ़ रहे थे। अंग्रेजों ने जो करीब 30,000 नई फौज मीर कासिम और सम्राट की सहायता के नाम पर और साम्राज्य की रक्षा के लिए कहकर जमा कर रखी थी, जिसके खर्च के लिए मीर कासिम से 3 बड़े बड़े झीले लिए गए थे, वह सब फौज सूबे भर में इन जुल्मों को जारी रखने के लिए काम में लाई जा रही थी। महसूल की माफी और उसका दुरुपयोग। प्राचीन भारतीय नरेशों के अधीन राज्य की आमदनी का एक बहुत बड़ा जरिया तिजारती माल पर महसूल था।
मुगल सम्राटों के अधीन ईरान, अरब, मिस्र, इटली, पुर्तगाल, इंग्लिस्तान, बर्मा, चीन, जापान इत्यादि अनेक बाहर के मुल्कों के साथ और स्वयं भारत के अंदर भी भारतीय तिजारत बेहद बढ़ी हुई थी। हजारों भारतीय जहाज हर साल लगे रहते थे और हर व्यापारी को अपना माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सरकारी महसूल देना पड़ता था। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मुगल सम्राट ने खुश होकर यह महसूल माफ कर दिया था। इस माफी का मतलब यह था कि कंपनी अगर विलायत से कोई माल लाकर हिंदुस्तान में बेचना चाहे या हिंदुस्तान का बना माल खरीदकर विलायत ले जाना चाहे तो उस माल पर महसूल न लिया जाए। लेकिन शाही फरमान में कंपनी के मुलाजिमों या दूसरे अंग्रेजों को निजी तौर पर बिना सरकारी महसूल दिए तिजारत करने की इजाजत कहीं न थी और न कंपनी को ही देश के भीतर की मामूली तिजारत में बिना महसूल दिए हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि जैसा पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, नमक, छालियां, तंबाकू, इमारती लकड़ी, सूखी मछली इत्यादि बहुत सी चीजों में शुरू से ही बंगाल भर के अंदर यूरोप निवासियों को तिजारत करने की मनाही थी। सबसे पहले मीर जाफर के समय में अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस नियम को तोड़ा और नमक वगैरह की तिजारत शुरू कर दी, जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है। मीर जाफर ने बहुतेरा ऐतराज किया, किंतु उसकी एक न चली। अंग्रेजों का यह तमाम व्यापार शाही फरमान के खिलाफ था। लेकिन कुछ दिनों तक अंग्रेज व्यापारी अपनी इस नाजायज तिजारत के माल पर महसूल उसी तरह अदा करते रहे जिस तरह तमाम देसी व्यापारी अपने माल पर करते थे। अब मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद कंपनी के मुलाजिम और दूसरे अंग्रेज कंपनी का पास दस्तक लेकर बिना किसी तरह का महसूल दिए देश भर में हर चीज का व्यापार करने लगे। और जब नवाब के कर्मचारी ऐतराज करते या महसूल मांगते तब उन्हें कंपनी के नए सिपाहियों के हाथों दुरुस्त कर दिया जाता। इतिहास लेखक मिल लिखता है, इस तरह कंपनी के मुलाजिमों का माल बिल्कुल बिना महसूल सब जगह आता जाता था, जबकि और सब व्यापारियों को अपने माल पर भारी महसूल देना पड़ता था। नतीजा यह हुआ कि देश का सारा व्यापार तेजी के साथ कंपनी के मुलाजिमों के हाथों में आने लगा और सरकारी आमदनी का एक स्रोत बिल्कुल सूखने लगा। यदि महसूल जमा करने वाला कोई सरकारी कर्मचारी कंपनी के दस्तक के इस दुरुपयोग पर ऐतराज करता और माल को रोकता था तो उसे गिरफ्तार करके पास की अंग्रेजी कोठी में पहुंचा देने के लिए सिपाहियों का एक दस्ता भेज दिया जाता था। व्यापार में जुल्म। अंग्रेजों की इस नाजायज तिजारत के साथ जो जुल्म और जबरदस्तियां होती थीं, उनकी गवाही अनेक अंग्रेज लेखकों के बयानों से मिलती है। जहां जहां कोई अंग्रेज बैठकर इस तरह व्यापार करता था, वहां वहां अंग्रेजी झंडा और कंपनी के कुछ सिपाही उसके साथ रहते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स 25 अप्रैल सन 1762 के एक पत्र में लिखता है, जहां जहां मैं गया हूं वहां वहां अनेक अंग्रेजी झंडे लहराते हुए देखकर मैं चकित रह गया हूं। चाहे किसी भी अधिकार से ऐसा क्यों न कर लिया गया हो, मुझे विश्वास है कि जगह जगह इन झंडों की मौजूदगी से नवाब की आमदनी, देश के अमन या हमारी कौम की इज्जत, तीनों में से किसी को भी लाभ नहीं पहुंच सकता। रास्ते में हमारे सिपाहियों के व्यवहार के खिलाफ मुझसे अनेक शिकायतें की गईं। हम लोगों के पहुंचते ही लोग अधिकांश छोटे कस्बों और सरायों को खाली छोड़कर भाग जाते थे और दुकानों को बंद कर देते थे, क्योंकि उन्हें हमसे भी उसी तरह के व्यवहार का डर था। वेरेलस्ट नामक अंग्रेज इस संबंध में हमें एक और नई बात बताता है। वह लिखता है, उन दिनों बहुत से काले हिंदुस्तानी व्यापारी अपनी सुविधा के लिए कंपनी के किसी नौजवान मुहर्रिर को धन देकर उसका नाम खरीद लेते थे और उसके नाम के दस्तक के जरिए देश के लोगों को तंग करते और उन पर जुल्म ढाते थे। इस जरिए से इतनी ज्यादा आमदनी होने लगी कि कई मुहर्रिर 2000 पाउंड साल में खर्च कर सकते थे,
नफीस कपड़े पहनते थे और अच्छा खाना उड़ाते थे। वह आगे चलकर लिखता है, बिना महसूल दिए तिजारत की जाती थी और उसके जारी रखने में बेहद जुल्म किए जाते थे। उस समय मीर कासिम के साथ लड़ाई की यही वजह हुई। कंपनी के डायरेक्टरों तक ने 7 फरवरी सन 1764 के एक पत्र में स्वीकार किया कि कंपनी के नौकरों, गुमाश्तों, एजेंटों और दूसरों की यह निजी तिजारत नाजायज थी, दस्तक का लज्जाजनक दुरुपयोग थी, हर तरह से अनधिकार युक्त थी और नवाब और उसकी कुदरती प्रजा दोनों के साथ यह दोहरा अन्याय था। किंतु डायरेक्टरों के इस पत्र के बाद भी इस अन्याय में कोई कमी न पड़ी। उन सिपाहियों के जरिए जो नवाब के पैसे से नियुक्त किए गए थे, नवाब की ही प्रजा के ऊपर जिस जिस तरह के जुल्म किए जाते थे, उनका कुछ अनुमान मीर कासिम के नाम बाकरगंज के एक सरकारी कर्मचारी के 25 मई सन 1762 के खत से किया जा सकता है। उसमें लिखा है, यह जगह पहले बड़ी तिजारत की जगह थी, किंतु अब नीचे लिखी कार्रवाइयों की वजह से बर्बाद हो गई। कोई अंग्रेज माल खरीदने या बेचने के लिए वहां किसी गुमाश्ते को भेजता है। फौरन वह गुमाश्ता ये फर्ज कर लेता है कि यहाँ के किसी भी आदमी के हाथ जबरदस्ती अपना माल बेचने या उसका माल जबरदस्ती खरीदने का उसे पूरा अधिकार है, और यदि वह आदमी खरीदने या बेचने की हैसियत न रखता हो और इनकार करे तो फौरन या तो उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं या उसे कैद कर लिया जाता है। यदि वह राज्य हो जाए तब भी केवल इतना ही काफी नहीं समझा जाता, बल्कि एक दूसरी जबरदस्ती यह की जाती है कि अनेक चीजों की तिजारत का ठेका अपने ही हाथों में ले लिया जाता है। यानी जिन जिन चीजों की तिजारत अंग्रेज करते हैं, उनकी तिजारत किसी दूसरे को नहीं करने दी जाती और न किसी दूसरे के पास से किसी को खरीदने दिया जाता है। और फिर अंग्रेज समझते हैं कि कम से कम जो वह कर सकते हैं वह यह है कि दूसरा सौदागर जिस दाम पर कोई चीज खरीदता है, अंग्रेज उसी चीज को उससे बहुत कम दाम पर खरीदें। अक्सर ये लोग दाम देने से इनकार कर देते हैं और मैं दखल देता हूं तो फौरन मेरी शिकायत होती है। तिजारत के बहाने लूट। 18वीं सदी के पिछले 50 साल में बंगाल भर के अंदर यह जबरदस्त जुल्म सब जगह फैला हुआ था। अब हम इंग्लिस्तान के मशहूर नीतिज्ञ और वक्ता एडमंड बर्क के कुछ वाक्य इसके बारे में देते हैं। बर्क ने इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के सामने कहा था, तिजारत जो दुनिया के हर मुल्क को धनवान बनाती है, बंगाल को सर्वनाश की ओर ले जा रही थी। इससे पहले जबकि कंपनी को देश में कहीं भी हुकूमत करने का हक हासिल न था, अपने दस्तक या पास के ऊपर उन्हें बड़े बड़े अधिकार मिले हुए थे। कंपनी का माल बिना महसूल दिए देश भर में आ जा सकता था। धीरे धीरे कंपनी के नौकर अपनी अपनी निजी तिजारत के लिए पास का उपयोग करने लगे। यह मामला जब तक थोड़ा थोड़ा होता रहा, देश की सरकार ने कुछ हद तक इसे गवारा कर लिया, किंतु जब सभी लोग ऐसा करने लगे तब तिजारत की जगह उसे डकैती कहना ज्यादा ठीक मालूम होता था। ये व्यापारी हर जगह पहुंचते थे, अपने ही दामों पर माल बेचते थे और दूसरे लोगों को जबरदस्ती मजबूर करके उनका माल अपने ही दामों पर खरीदते थे। बिल्कुल ऐसा मालूम होता था कि तिजारत के बहाने एक फौज लोगों को लूटने जा रही है। लोग अपनी देसी अदालतों से रक्षा की आशा करते थे, किंतु व्यर्थ। अंग्रेज व्यापारियों की यह सेना जिधर जाती थी उधर ही तातारी विजेताओं से बढ़कर लूटमार और बर्बादी करती थी। इस तरह इस अभागे देश पर दोहरा अन्याय जारी था, जिसकी भयंकर लूट द्वारा देश चूर चूर हो रहा था। संदेह होने लगता है कि उन दिनों बंगाल में किसका राज था। वास्तव में राज न मुगल सम्राट का था, न मुर्शिदाबाद के सूबेदार का। राज था विदेशियों की कूटनीति, अराजकता तथा इस देश के दुर्भाग्य का, और यह नतीजा था थोड़े से भारतवासियों की लज्जाजनक देशघातकता का तथा जनता में राजनीतिक समझ और साहस की कमी का। हम ऊपर कह चुके हैं
कि बर्धमान, मेदिनीपुर और चट्टग्राम की आमदनी से वे सब फौजें रखी गई थीं, जिनके हाथों बंगाल भर में यह भयंकर नादिरशाही चलाई जा रही थी। सच ये है कि इसे नादिरशाही कहना भी नादिर शाह के साथ अन्याय करना है। नादिर शाह यदि गैर मुल्क में पहुंचकर अपने सिपाहियों की शान कायम रखने के लिए चंद घड़ी के लिए कत्लेआम का हुक्म दे सकता था, तो वह अपनी एक आवाज पर अमन कायम करना भी जानता था, और क्षमा एवं उदारता की शक्ति भी उसमें अपार थी। वास्तव में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बंगाल के अंदर अंग्रेजों के अत्याचारों की मिसाल संसार के इतिहास के किसी दूसरे पन्ने पर मिलनी कठिन है। मीर कासिम की शिकायतें। बंगाल और बिहार भर में इस समय कंपनी की कोठियां फैली हुई थीं। नमक से लेकर इमारती लकड़ी तक नेक चीजों का सारा व्यापार अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। किसानों की खड़ी खेती कंपनी के अंग्रेज नौकर जिस भाव चाहे खरीद लेते थे। देश के हजारों लाखों व्यापारियों की रोजी छिन चुकी थी और किसानों की हालत इससे भी अधिक करुणाजनक थी। नवाब के मुलाजिमों के साथ कंपनी के गुमाश्तों और एजेंटों के रोजाना जगह जगह झगड़े होते रहते थे। कंपनी के गुमाश्ते अनेक झूठी सच्ची शिकायतें रोजाना कलकत्ता भेजते रहते थे और वहां से वही फौजी सिपाही नवाब के मुलाजिमों या स्वाभिमानी प्रजा को दुरुस्त करने के लिए जगह जगह भेज दिए जाते थे। नवाब की सरकारी चौकियों में बंगाल भर के अंदर कहीं पर एक पाई महसूल की वसूली न होती थी। मीर कासिम ने अनेक बार पत्रों द्वारा दर्दनाक शब्दों में गवर्नर वंसी टाट से इन तमाम बातों की शिकायत की, किंतु इन शिकायतों और मीर कासिम के प्रयत्नों का जिक्र आगे चलकर किया जाएगा। राजा नंद कुमार का देश प्रेम इस सब अपमान से बंगाल की सचमुच रक्षा करने और देश को आइंदा की आफतों से बचाने का केवल एक ही तरीका हो सकता था। देश में उस समय केवल एक ही शक्ति थी जिसके झंडे के नीचे तमाम शक्तियों का मिलना मुमकिन हो सकता था। वह शक्ति थी दिल्ली के मुगल सम्राट की रही सही शक्ति। उपाय केवल यह था कि विदेशियों के मुकाबले के लिए दिल्ली सम्राट के झंडे के नीचे देश की हिंदू और मुसलमान राजशक्तियों को मिलाया जाए तथा उनके सम्मिलित प्रयत्नों से विदेशियों को बंगाल और भारत से निकालकर बाहर कर दिया जाए। यह एक आश्चर्य की बात है कि उपाय उस समय उसी राजा नंद कुमार को सूझा जिसने सन 1757 में अमीचंद के धन के लोभ में आकर अपने स्वामी सिराजुद्दौला, भारतीय प्रजा और फ्रांसीसियों तीनों के साथ विश्वासघात किया था। मालूम होता है नंद कुमार अब अपने देश को अंग्रेजों के हाथों बिकते हुए देखकर और प्रजा के ऊपर अनेक अन्यायों को देखकर अपनी गलती पर पछता रहा था। राजा नंद कुमार ने जी तोड़ प्रयत्न शुरू किए। सम्राट शाह आलम अभी तक बिहार में था। सम्राट और मराठों से राजा नंद कुमार ने पत्र व्यवहार शुरू किया। उसकी कोशिशों से मराठों ने मीर कासिम और अंग्रेजों दोनों के खिलाफ सम्राट की ओर से बंगाल पर हमला करने का वादा किया। बर्धमान, बीरभूम और अन्य अनेक स्थानों के राजा और जमींदार इस काम के लिए सम्राट के झंडे के नीचे आकर जमा होने लगे। ये सब प्रयत्न अभी चल ही रहे थे। इतने में एक ऐसी घटना हुई जिसका भारत के अंदर ब्रिटिश राज के कायम होने पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। ये घटना थी 6 जनवरी सन 1761 ईस्वी की पानीपत की तीसरी लड़ाई। मुगल साम्राज्य की निर्बलता। भारत का राजशासन उस समय खासी बिगड़ी हुई हालत में था। औरंगजेब की संकीर्ण नीति, उसके अविश्वासी स्वभाव तथा बाद के दिल्ली के सम्राटों की विलासप्रियता और अयोग्यता ने मुगल साम्राज्य को अंगभंग और खोखला कर दिया था। अनेक छोटे बड़े नरेशों के अलावा अवध के नवाब और दक्षिण के निजाम अपने अपने सूबों के स्वच्छंद शासक बन बैठे थे। बंगाल अभी तक नाम मात्र को दिल्ली के अधीन था, किंतु बंगाल से भी दिल्ली खिरात जाना कई साल से बंद हो गया था। इसी वजह से शाह आलम द्वितीय को बिहार पर चढ़ाई करनी थी।
स्वयं राजधानी के पास भरतपुर के जाट राजा और रामपुर के रुहेला नवाब दोनों अपने अपने स्वाधीन राज्य कायम कर रहे थे। मराठों की शक्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। दिल्ली सम्राट अभी तक भारत के सम्राट कहलाते थे, किंतु बहुत दर्जे तक केवल नाम के लिए। पश्चिम में सिंध और पंजाब के सूबे अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के अधीन हो चुके थे। पूरब में बंगाल और बिहार दोनों के अंदर अंग्रेजों की साजिशें सफल हो रही थीं। वास्तव में सारे भारत पर अपनी हुकूमत जमा लेने के लिए उस समय अफगानों, मराठों और अंग्रेजों के बीच एक तरह का तिकोना संग्राम जारी था। अफगान और मराठे अपने युद्ध बल पर और अंग्रेज अपनी कूटनीति के बल पर कामयाबी की उम्मीद कर रहे थे। उस समय देश को इस विपज्जाल से निकालने का केवल एक ही उपाय हो सकता था। वही उपाय राजा नंद कुमार को सूझा। दिल्ली और पूना के कुछ नीतिज्ञ भी नंद कुमार के इस विचार से सहानुभूति रखते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का नेतृत्व सम्राट आलमगीर द्वितीय के समय में वजीर गाजीउद्दीन ने मराठों को सम्राट की सहायता के लिए दिल्ली बुलवाया। उस समय के पेशवा ने अपने भाई रघुनाथ राव को सम्राट की आज्ञा पालने के लिए एक बड़ी सेना सहित दिल्ली भेजा। सम्राट और पेशवा के बीच प्रेम का संबंध कायम हो गया। रघुनाथ राव ने अपनी सेना सहित आगे बढ़कर अहमद शाह अब्दाली के नायब के हाथों से पंजाब विजय कर लिया और एक मराठा सरदार को दिल्ली सम्राट के अधीन वहां का सूबेदार नियुक्त कर दिया। राघोबा दक्षिण लौट आया। मराठों की शक्ति इस समय शिखर पर थी, किंतु इस अंतिम घटना ने उनके विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का क्रोध भड़का दिया और सन 1759 ईस्वी में वह एक जबरदस्त सेना लेकर पंजाब पर फिर से अपना राज्य कायम करने और मराठों का विध्वंस करने के लिए अफगानिस्तान से निकल पड़ा। सदाशिव भाऊ 20,000 सवार, 10,000 पैदल और तोपखाना लेकर अहमद शाह के मुकाबले के लिए पूना से रवाना हुआ। पेशवा का पुत्र विश्वासराव भी सदाशिव के साथ था। मार्ग में होलकर और सिंधिया की सेनाएं सदाशिव से आ मिलीं। राजपूत राजाओं ने सहायता के लिए अपने सवार भेजे। भरतपुर का जाट राजा 30,000 सेना लेकर स्वयं सदाशिव से आ मिला। साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में सदाशिव का खूब स्वागत हुआ। अवध का नवाब शुजाउद्दौला अपनी सेना और सम्राट की सेना दोनों को लेकर सदाशिव की मदद के लिए तैयार हो गया। एक बार ऐसा मालूम होता था कि भारत के सब हिंदू और मुसलमान विदेशियों से अपने देश की रक्षा करने के लिए कमर कस के मैदान में उतर आए। मराठा सेनापति की अदूरदर्शिता और पराजय, किंतु सदाशिव भाऊ उस ऐन परीक्षा के समय समझदार नीतिज्ञ साबित न हो सका। गर्व ने उसकी दूरदर्शिता पर पर्दा डाल दिया। मार्ग में ही उसने कई मराठा सरदारों को अपने अनुचित व्यवहार से नाराज कर लिया। राजा भरतपुर को भी वह संतुष्ट न रख सका। दिल्ली के अंदर उसका बर्ताव और भी बुरा रहा। किले में घुसते ही बहुत सा शाही सामान उसने अपने कब्जे में कर लिया। दीवान खास की सुंदर कीमती चांदी की छत को उखड़वाकर गलवाकर उसने 17 लाख रुपए ढलवा लिए। यह भी कहा जाता है कि वह इस समय विश्वासराव को दिल्ली के तख्त पर बिठाना चाहता था। सदाशिव भाऊ की इस अदूरदर्शी और घातक नीति का नतीजा यह हुआ कि उसके मुसलमान मित्रों के दिल उसकी ओर से फिर गए। अवध का नवाब वजीर उसकी ओर से सशंक हो गया और जिस उत्साह के साथ वह आक्रामक अहमद शाह के विरुद्ध मराठों की सहायता करना चाहता था, न कर सका। 6 जनवरी सन 1761 को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में एक अत्यंत घमासान संग्राम हुआ। दोनों ओर के हताहतों की संख्या लाखों तक पहुंच गई। ऐन मौके पर सदाशिव के व्यवहार से बेजार होकर भरतपुर का राजा अपनी सेना सहित मैदान से हट गया। होलकर तटस्थ रहा। सदाशिव और विश्वासराव दोनों मैदान में काम आए। विजय अहमद शाह की ओर रही। नवाब शुजाउद्दौला ने मजबूर होकर विजयी अहमद शाह के साथ मेल कर लिया, किंतु अहमद शाह को भी
अपनी इस विजय की बहुत जबरदस्त कीमत देनी पड़ी। उसके इतने अधिक आदमी लड़ाई में मारे गए और घायल हुए कि आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर उसे फौरन अफगानिस्तान लौट जाना पड़ा। लौटने से पहले उसने शाह आलम द्वितीय को भारत का सम्राट स्वीकार किया और गाजिउद्दीन को हटाकर उसकी जगह नवाब शुजाउद्दौला को दिल्ली की सल्तनत का वजीर करार दिया। निस्संदेह सदाशिव राव की नासमझी और अदूरदर्शिता की वजह से पानीपत के मैदान में मराठों की बढ़ती हुई शक्ति चकनाचूर हो गई और उसके साथ ही दिल्ली साम्राज्य और भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता दोनों की आशाएं कुछ समय के लिए खाक में मिल गईं। प्रोफेसर सिडनी ओवेन ने सच कहा है, कहा जा सकता है कि पानीपत की लड़ाई के साथ साथ भारतीय इतिहास का भारतीय युग समाप्त हो गया। इतिहास के पढ़ने वाले को इसके बाद से दूर पश्चिम से आए हुए व्यापारी शासकों की उन्नति से ही सरोकार रह जाता है। पानीपत का परिणाम। निस्संदेह जिस तिकोने संग्राम का हम ऊपर जिक्र कर चुके हैं, उसकी 3 शक्तियों में से अफगानों को अब और बढ़कर दिल्ली सम्राट के निर्बल हाथों से भारतीय साम्राज्य की बाग छीनने का साहस न हो सका। मराठों की कमर टूट चुकी थी। वे अंग्रेजों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अब बंगाल तक पहुंचने के नाकाबिल थे। इस तरह नंद कुमार और उसके साथियों की आशाओं पर पानीपत ने पानी फेर दिया। एक अंग्रेज लेखक साफ लिखता है, पानीपत की लड़ाई से मराठा संघ को जो थोड़ी देर के लिए धक्का पहुंचा, उसकी वजह से मराठे बंगाल पर हमला करने से रुक गए। इस हमले में शायद शुजाउद्दौला और शाह आलम मराठों के साथ मिल जाते और मुमकिन है कि ये लोग अंग्रेज कंपनी की उस सत्ता को, जो अभी उस समय तक कमजोर थी और अनेक कठिनाइयों से घिरी हुई थी, सफलता के साथ उखाड़कर फेंक देते। इसके बाद केवल अंग्रेज बाकी रह गए। विविध सूबों से निर्बल और अदूरदर्शी शासकों को एक दूसरे से तोड़ तोड़कर अपने लिए अनन्य राजनीतिक प्रभुत्व का मार्ग बना लेना अब उनके लिए काफी सरल हो गया। शाह आलम और अंग्रेज। पानीपत से हटकर अब हम अपने असली इतिहास की ओर आते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय उस समय बिहार प्रांत में थे। सन 1760 के सितंबर में अंग्रेज यह तय कर चुके थे कि शाह आलम को अपनी ओर मिलाना है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कई जमींदार जो नई बगावत के खिलाफ थे, सम्राट के झंडे के नीचे जमा हो रहे थे। अंग्रेजों ने समझा कि बिहार पहुंचकर सम्राट से मामला साफ तौर पर तय कर लेना जरूरी है। कर्नल केलो की जगह मेजर कार्नक बंगाल की सेनाओं का प्रधान सेनापति था। जनवरी 1761 में कार्नक पटना पहुंचा। कंपनी की सेना के साथ रामनारायण की सेना और मुर्शिदाबाद की सेनाएं भी थीं। गया मौनपुर के पास सम्राट की सेना और इन सेनाओं का आमना सामना हुआ। अंत में सुलह समझौते की बातचीत शुरू हो गई। सम्राट शाह आलम कार्नक को साथ लेकर पटना आए। मीर कासिम पहले से वहां मौजूद था। उसने हाजिर होकर पिछले खिराज के बदले एक बड़ी नकद रकम सम्राट को भेंट की। उसने यह वादा भी किया कि अपनी सरकारी टकसाल में शाह आलम द्वितीय के नाम के सिक्के ढलवाएगा। कलकत्ता की टकसाल के बारे में यही वादा अंग्रेजों ने किया। मीर कासिम ने यह भी कहा कि तीनों प्रांतों की आमदनी में से हर साल 24 लाख रुपए दिल्ली सम्राट की सेवा में भेजे जाएंगे। अंग्रेजों का असली मकसद पूरा हो गया। उन्होंने इस मौके पर एक और कोशिश की। चाहते थे कि जिस तरह मीर कासिम को शाही परवाना मिला है, वैसे ही जो इलाके कंपनी के पास हैं, उनके लिए भी कंपनी को अलग सूबेदारी का परवाना मिल जाए। लेकिन शाह आलम ने यह मंजूर नहीं किया। अंग्रेजों ने फिर आग्रह किया कि सूबेदार मीर कासिम को रहने दिया जाए, लेकिन तीनों प्रांतों की दीवानी कंपनी को सौंप दी जाए। दीवानी का मतलब था अंग्रेज सूबेदार के मातहत रहकर तीनों प्रांतों से सरकारी मालगुजारी वसूल करेंगे। उसका हिसाब सम्राट और सूबेदार दोनों को देंगे
वसूली का खर्च निकालकर बाकी रकम सूबेदार को सौंप देंगे। इसके बाद सूबेदार का काम रहेगा उसी धन से फौजें रखना, अपने प्रांतों का शासन चलाना और सम्राट को सालाना खराज भेजना। शाह आलम दिल्ली लौटने को उत्सुक थे। उन्हें डर था कि राजधानी में सिंहासन पर कोई दूसरा दावेदार खड़ा न हो जाए। इसलिए उन्होंने चाहा कि अंग्रेज अपनी सेना सहित उनके साथ दिल्ली चलें। इसके बदले वे कंपनी को तीनों प्रांतों का दीवान बनाने को भी तैयार थे, लेकिन उस समय अंग्रेजों के पास इतनी बड़ी सेना नहीं थी। बंगाल के भीतर भी वे कई शत्रु बना चुके थे। इस कारण शाह आलम की इच्छा पूरी न हो सकी। जून 1761 में सम्राट शाह आलम पटना से दिल्ली की ओर लौट गए। अंग्रेजों का राजा राम नारायण से विश्वासघात। अब अंग्रेजों को मराठों का डर न रहा था। शाह आलम से किसी तरह निपटारा हो गया। बंगाल का मैदान फिर कंपनी के मुलाजिमों की लूट और जबरदस्तियों के लिए खाली हो गया। इस बार उनका पहला वार राजा राम नारायण पर हुआ। अंग्रेजों ही के बयान के अनुसार राम नारायण एक अत्यंत योग्य शासक था। वह बहुत धनवान था और शुरू से अंग्रेजों का पक्का हितसाधक रह चुका था। किंतु अब मीर कासिम और अंग्रेज दोनों को रुपयों की जरूरत थी। अपनी सेना के हाथों लोगों को पकड़वा कर मीर कासिम के सामने पेश करना और उनसे रकमें वसूल करना अंग्रेजों का इस समय एक खास पेशा बन गया था। ये इल्जाम लगाकर कि राम नारायण के जिम्मे सूबेदार का बकाया निकलता है, गवर्नर वंसी टाट ने राम नारायण को छल से गिरफ्तार कर मीर कासिम के हवाले कर दिया। इसके कुछ ही समय पहले वंसी टाट ने कार्नक को लिखा था कि तुम्हें नवाब के हर तरह के अन्यायों से राम नारायण की रक्षा करनी चाहिए। कार्नक ने सन 1772 में पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था कि राजा राम नारायण पर बकाया का इल्जाम बेबुनियाद था। 17 जुलाई सन 1761 को कर्नल कूट ने गवर्नर और काउंसिल के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें साफ लिखा था कि मीर कासिम इस काम के लिए अंग्रेजों को 7.5 लाख रुपए देने को तैयार है। गवर्नर वंसी टाट के इस काम की निंदा करते हुए इतिहास लेखक मिल लिखता है, वंसी टाट के शासन की यह घातक भूल थी, क्योंकि इसकी वजह से ऊंचे दर्जे के हिंदुस्तानियों के दिलों से यह विश्वास बिल्कुल उठ गया कि अंग्रेज कभी भी उनकी रक्षा करेंगे। इस मामले में जिस घोर अन्याय का वंसी टाट ने साथ दिया, उससे लोगों की यह राय हो गई कि वंसी टाट अपनी कमजोरी से या रिश्वत लेकर किसी भी पक्ष का समर्थन करने को तैयार हो सकता है। मुर्शिदाबाद में निर्दोष राम नारायण को कैद करके रखा गया। उससे खूब धन वसूल किया गया और पटना में उसकी जगह दूसरा नवाब नियुक्त कर दिया गया। मीर कासिम का चरित्र। मीर कासिम मामूली चरित्र का मनुष्य न था। मीर जाफर और उसमें बड़ा अंतर था। मीर जाफर अयोग्य, निर्बल, स्वार्थी, अदूरदर्शी और भीरू था। इसके विपरीत मीर कासिम की योग्यता, उसका बल, अपनी प्रजा के लिए उसकी हित चिंता, उसकी दूरदर्शिता, उसकी वीरता और शासक की हैसियत से उसकी कार्यकुशलता, करीब करीब सब इतिहास लेखकों ने प्रशंसा की है। इतिहास लेखक कर्नल मालेसन लिखता है कि मीर कासिम अत्यंत योग्य और व्यवहार कुशल मनुष्य था। अपने इरादों का वह लोहे की तरह पक्का था। हर बात को समझकर उसका जल्दी से फैसला कर सकता था। उसके विचार उदार थे, उसका दिमाग साफ था और उसका चरित्र मजबूत था। एक दूसरा अंग्रेज इतिहास लेखक लिखता है, मीर कासिम के अंदर एक सिपाही की वीरता और एक राजनीतिज्ञ की दूरदर्शिता दोनों मौजूद थीं। कर्नल मालेसन आगे लिखता है कि मीर कासिम को मीर जाफर के साथ देशघातकों की पंक्ति में रखना मीर कासिम के साथ अन्याय करना है। वह यह भी लिखता है कि मीर कासिम का इरादा मीर जाफर के साथ विश्वासघात करने का न था। मीर कासिम ने अपने बूढ़े ससुर मीर जाफर की निर्बलता, कायरता और अयोग्यता को अच्छी तरह महसूस कर लिया था। उसकी आत्मा यह देखकर दुखी थी
कि बंगाल का सूबेदार विदेशियों के हाथों की केवल एक कठपुतली बनकर रह गया था। इसलिए मीर कासिम ने यह संकल्प किया कि जिस तरह हो सके सूबेदार की सत्ता को फिर से कायम करेगा। मीर कासिम और अंग्रेजों में जो गुप्त समझौता हुआ था वह केवल मीर कासिम को मीर जाफर का प्रधानमंत्री बनाने का था। मीर कासिम को आशा थी कि प्रधानमंत्री की हैसियत से वह सूबेदारी की सत्ता को फिर से कायम कर सकेगा। किंतु जैसे ही यह सारा मामला निर्बल और सशंक मीर जाफर पर प्रकट हो गया और मीर जाफर को मीर कासिम पर भरोसा न रहा, तब फिर मीर कासिम के लिए पीछे हटना नामुमकिन हो गया। इसमें भी शक नहीं कि गद्दी पर बैठते ही मीर कासिम ने बंगाल की हालत को सुधारने की जी तोड़ कोशिश की और इस कोशिश में उसे एक हद तक सफलता भी मिली। मीर कासिम के सुधार। माल और खजाने के महकमों में उसने कई सुधार किए। सन 1762 तक उसने न केवल अपनी फौज को तमाम पिछली तनख्वाह अदा कर दी और अंग्रेजों की एक एक पाई चुकता कर दी, बल्कि शासन का इतना सुंदर प्रबंध किया कि सूबेदारी की आमदनी सालाना खर्च से बढ़ गई। अंग्रेजों पर उसे शुरू से विश्वास न था, इस पर भी उसने अंग्रेजों के साथ अपने वचन का पूरी तरह पालन किया। मुर्शिदाबाद की राजधानी में इन विदेशियों का प्रभाव बढ़ गया था, इसलिए मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी नई राजधानी बनाया। उसने अधिकतर मुंगेर ही में रहना शुरू कर दिया। मुंगेर की उसने बड़ी सुंदर और मजबूत किलेबंदी की। करीब 40,000 फौज वहां जमा की। उस फौज को ढंग से यूरोपियन हथियारों की शिक्षा देने के लिए अपने यहां कई योग्य यूरोपियन नौकर रखे। एक बहुत बड़ा नया कारखाना तोपें डालने का उसने कायम किया, जिसकी तोपों के बारे में कहा जाता है कि उस समय की यूरोप की बनी हुई तोपों से हर तरह बढ़कर थीं। मीर कासिम की प्रजा उससे संतुष्ट थी और उसे प्रेम करती थी। मीर कासिम के खिलाफ अंग्रेजों की साजिश। किंतु ज्यों ही मीर कासिम और उसकी प्रजा के थोड़ा बहुत पनपने का समय आया, तुरंत ही मीर कासिम को भी गद्दी से उतारने की तैयारियां शुरू हो गईं। कर्नल मालेसन साफ लिखता है कि मीर कासिम ने अंग्रेजों के साथ अपने सब वादे पूरे कर दिए, किंतु लालची अंग्रेजों को अपनी धन पिपासा शांत करने का सबसे अच्छा उपाय यही दिखाई दिया कि मीर कासिम का नाश कर दिया जाए और उसके उत्तराधिकारी के साथ नए सिरे से सौदा किया जाए। जिस तरह मीर जाफर के खिलाफ अंग्रेजों ने मीर कासिम को अपनी साजिश का केंद्र बनाया था, उसी तरह अब उलटकर मीर कासिम के खिलाफ बूढ़े मीर जाफर को इन नई साजिशों का केंद्र बनाया गया। मीर कासिम के खिलाफ सामग्री तैयार करने के लिए कलकत्ता की सिलेक्ट कमेटी के कुछ मेंबरों ने 11 मार्च सन 1762 को कंपनी के डायरेक्टरों के नाम एक लंबा पत्र भेजा। उसमें उन्होंने मीर कासिम और उसके नजदीकियों पर अनेक झूठे सच्चे दोष लगाए। मीर जाफर की खूब तारीफें की। यह स्वीकार किया कि मीर जाफर के चरित्र पर इससे पहले जो दोष लगाए गए थे वे सब झूठे थे और मीर जाफर को गद्दी से उतारना एक भूल और अन्याय था। पत्र में लिखा था, जब से मीर कासिम सूबेदार बना है तब से उसके जुल्मों और लूट खसोट की बेशुमार मिसालें हम आपको दे सकते हैं, किंतु उससे यह पत्र बेहद लंबा हो जाएगा। हम केवल एक राम नारायण का हाल खास तौर पर देते हैं, जिसे मीर कासिम ने पटना की नवाबी से अलग कर दिया। यह बात मानी हुई है कि राम नारायण अपने वचन का सच्चा है, इसीलिए उसकी नायबी का समर्थन करना हम सदा अपने हित हितकर समझते रहे। मीर कासिम आजकल राम नारायण को हथकड़ी डालकर रखे हुए है और तब तक रखेगा जब तक कि वह उससे हद दर्जे धन न चूस ले। इसके बाद कोई संदेह नहीं कि राम नारायण का काम तमाम कर दिया जाएगा। जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था उनमें से सभी नहीं तो अधिकांश से मीर कासिम भारी भारी रकमें वसूल कर चुका है। रुपये वसूल करने के लिए जो जो तकलीफें उन्हें दी गई हैं उनसे कई लोग मर चुके हैं। बहुतों को या तो कमीनेपन के साथ कत्ल कर दिया गया या फिर
जो हिंदुस्तानियों में अक्सर होता है, बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। मीर कासिम पर झूठे इल्जाम। मीर कासिम के चरित्र को कलंकित करने में अब इन लोगों ने कोई कसर उठा न रखी। अंग्रेजों को रुपए देने के लिए ही मीर कासिम को अपने अनेक आश्रितों पर जुल्म करने पड़े। खुद अंग्रेज ही इस तरह के अनेक आभागों को ला कर मीर कासिम के हवाले करते थे। अंग्रेजों ने ही 7.5 लाख रुपए या कुछ अधिक के बदले में अपने सच्चे मित्र निर्दोष रामनारायण को छल से पकड़कर मीर कासिम के हाथों में दिया, और अब वही अंग्रेज मीर कासिम को इन सब अन्यायों के लिए जिम्मेदार ठहराते थे। एक इल्जाम मीर कासिम पर यह भी था कि वह अपनी फौज बढ़ा रहा है, उन्हें यूरोपियन ढंग की कवायद और यूरोपियन हथियारों का इस्तेमाल सिखा रहा है और नई किलेबंदियां कर रहा है। इसी पत्र में इन लोगों ने लिखा कि मीर जाफर के चरित्र के खिलाफ जितने इल्जाम गवर्नर वंसीटाट ने लगाए थे, वे सब झूठे हैं। उनका उद्देश्य केवल लोगों के चित्तों को मीर जाफर की ओर से फेर देना था, और यह कि मीर जाफर को गद्दी से उतारने और मीर कासिम को उसकी जगह बिठाने से सारी प्रजा अत्यंत असंतुष्ट है। इस पत्र पर कमेटी के 6 मेंबरों के दस्तखत हैं। इस पत्र को पढ़ने के बाद कंपनी के उस समय के अंग्रेज मुलाजिमों के किसी भी पत्र या बयान पर कुछ भी विश्वास करना कतई नामुमकिन है। अंग्रेजों की लूट खसोट, तिजारत और सरकारी महसूल संबंधी अंग्रेजों के अत्याचार इस समय तक सारे बंगाल में फैल चुके थे और बढ़ते जा रहे थे। इन अत्याचारों के विषय में कर्नल मालेसन लिखता है, इस लज्जास्पद और अन्यायपूर्ण व्यवहार का नतीजा यह हुआ कि प्रतिष्ठित देसी व्यापारी सब बर्बाद हो गए, जिले के जिले निर्धन हो गए, देश का सारा व्यापार उलट पुलट गया और व्यापार के जरिए नवाब को जो आमदनी होती थी उसमें लगातार और तेजी के साथ कमी आती गई। मीर कासिम ने बार बार कलकत्ता की काउंसिल पर ही इन ज्यादतियों की शिकायत की, किंतु व्यर्थ। अंत में इन बेशुमार शिकायतों के जवाब में इस सब मामले का निपटारा करने के लिए नवंबर सन 1762 को गवर्नर वंसीटाट और वॉरेन हेस्टिंग्स नवाब से भेंट के लिए मुंगेर आए। मीर कासिम ने जो शिकायतें इस मौके पर वंसीटाट के सामने पेश कीं, उनमें से एक यह थी, जब सूबेदार मीर कासिम बिहार की ओर गया था और बंगाल में कोई हाकिम न रहा था, उस समय अंग्रेजों ने अपने अत्याचारों से प्रत्येक सूबे के हर जिले और हर गांव को तबाह कर डाला, प्रजा से उनकी रोज की रोटी तक छीन ली और सरकारी महसूलों और मालगुजारी का जमा होना बिल्कुल बंद हो गया। इससे सूबेदार को करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मुंगेर की संधि 5 दिसंबर सन 1762 को वंसीटाट और मीर कासिम के बीच एक संधि हुई, जो मुंगेर की संधि के नाम से मशहूर है। और बातों के साथ इस संधि में यह भी तय हुआ कि अंग्रेज व्यापारी आइंदा से नमक, तंबाकू, सुपारी, छालियां इत्यादि सब चीजों पर 9% महसूल दिया करें और हिंदुस्तानी व्यापारी इन्हीं तमाम चीजों पर 25% महसूल दिया करे। देश के व्यापारियों के साथ यह घोर अन्याय था, फिर भी मीर कासिम ने शांति बनाए रखने की इच्छा से इसे स्वीकार कर लिया। वंसीटाट और हेस्टिंग्स दोनों ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए और दोनों ने कलकत्ता काउंसिल के नाम अपने 15 दिसंबर के पत्र में इस संधि की न्याय संगतता, उदारता और मीर कासिम की सच्चाई तीनों की तारीफ की। वंसीटाट ने मीर कासिम से वादा किया कि कलकत्ता पहुंचकर मैं कंपनी और सरकार के बीच के सब मामले तय कर दूंगा, किंतु कलकत्ता पहुंचते ही सब मामला तय करने के बजाय गवर्नर वंसीटाट ने कंपनी और उसके आदमियों की ढींगा मस्ती को पहले की तरह जारी रखने के लिए जगह जगह नई फौजें रवाना कर दी। इसके साथ साथ कलकत्ता की अंग्रेज काउंसिल ने अपना बाकायदा इजलास करके
फौरन तमाम अंग्रेज़ी कोठियों और गुमाश्तों के पास ये खुली हिदायतें भेज दी कि मुंगेर की शर्तों पर हरगिज कोई अमल न करे, और यदि नवाब के कर्मचारी अमल कराने पर जोर दें तो उनकी खूब गत बनाई जाए। इसी इजलास में यह भी कहा गया कि मुंगेर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वंसी टाट ने नवाब मीर कासिम से 7 लाख रुपए रिश्वत ली थी। जो हो, संधि पत्र की स्याही अभी सूखने भी न पाई थी कि संधि तोड़ दी गई। नवाब के यदि कोई कर्मचारी बोलते थे या महसूल मांगते थे तो पहले की तरह उन पर मार पड़ती थी। मीर कासिम ने वंसी टाट को 5 मार्च सन 1763 के पत्र में फिर लिखा कि 3 साल से सरकार को अंग्रेजों से एक भी पाई या एक भी चीज नहीं मिली। इसके खिलाफ सरकार के कर्मचारियों से अंग्रेज बराबर जुर्माने और हर्जाने वसूल कर रहे हैं। मीर कासिम का चुंगी उठवा देना। मीर कासिम ने बार बार शिकायत की, किंतु कोई फल न हुआ। विदेशी व्यापारी बिना महसूल व्यापार करते रहे और देसी व्यापारियों से भारी महसूल वसूल किया जाता रहा। दोनों बातें बराबर जारी रहीं। इस अन्याय से देसी व्यापारियों का अस्तित्व ही मिटता जा रहा था। अंत में मजबूर होकर देसी व्यापारियों को जीवित रखने का और कोई उपाय न देखकर 22 मार्च सन 1763 को मीर कासिम ने अपनी सूबेदारी भर में चुंगी की तमाम चौकियों के उठवा दिए जाने का हुक्म दे दिया और सूबे भर में ऐलान कर दिया कि आज से 2 साल तक किसी तरह के तिजारती माल पर किसी से किसी तरह का भी महसूल नहीं लिया जाएगा। मीर कासिम की सालाना आमदनी को इससे जबरदस्त धक्का पहुंचा, किंतु देसी व्यापारियों को अन्याय से बचाने और उन्हें जिंदा रखने का मीर कासिम को कोई और उपाय न सूझ सका। इस आज्ञा से मीर कासिम की बेबसी और उसकी प्रजापालकता दोनों प्रकट होती हैं। बंगाल में फिर से खुशहाली। हजारों हिंदुस्तानी व्यापारियों को इस ऐलान से लाभ हुआ। वे अंग्रेजों से कम खर्च में जिंदगी बसर कर सकते थे और अपना माल सस्ता बेचकर भी नफा कमा सकते थे। तिजारत का दरवाजा एक बार फिर खुल गया। फिर चारों ओर से आकर बंगाल में व्यापारियों की तादाद बढ़ने लगी और देश की तिजारत तथा खेती दोनों फिर जोरों के साथ उन्नति करने लगी। अंग्रेजों को यह कब गवारा हो सकता था। फौरन कलकत्ता में फिर काउंसिल का इजलास हुआ। यह तय हुआ कि नवाब की नई आज्ञा नाजायज है और नवाब को मजबूर किया जाए कि अपनी इस आज्ञा को वापस लेकर देसी व्यापारियों से पहले की तरह महसूल वसूल करे। एमायाट और हे नाम के 2 अंग्रेज जाकर नवाब से मिलने और सब बातें नए सिरे से तय करने के लिए नियुक्त हुए। दूसरा सूबेदार खड़ा करने की तजवीज। बंगाल की प्रजा और बंगाल के शासक दोनों के साथ जबरदस्तियों का प्याला अब लबालब हो चुका था। मीर कासिम को यह भी मालूम था कि बंगाल के तीनों प्रांतों की दीवानी के अधिकार प्राप्त करने के लिए दिल्ली सम्राट के साथ अंग्रेजों का गुप्त पत्र व्यवहार बराबर जारी है। मीर कासिम और वंसी टाट के दरमियान इस समय जो पत्र व्यवहार हुआ वह पढ़ने के योग्य है। मीर कासिम ने बार बार अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के ऊपर अंग्रेजों के अत्याचारों की शिकायतें की। अत्यंत दर्द भरे शब्दों में उसने लिखा, कंपनी के जो तिलंगे सिपाही सम्राट और सूबेदार की सहायता के लिए कहकर रखे गए थे और जिनके खर्च के लिए मैं कंपनी को 50 लाख रुपये की जिम्मेदारी दे चुका हूं, वे अब देश भर में मेरे और मेरे आदमियों के विरुद्ध काम में लाए जा रहे हैं। अंत में एक पत्र में उसने साफ साफ लिखा, मुझे मालूम हुआ कि बहुत से अंग्रेज एक दूसरा सूबेदार खड़ा करना चाहते हैं। हर शख्स पर जाहिर है कि यूरोप वालों का एतबार नहीं किया जा सकता। मीर कासिम के साथ
अंग्रेजों के इस समय के व्यवहार की आलोचना करते हुए मालेसन लिखता है, मीर जाफर को गद्दी से हटने के बाद से 3 साल तक जो अनुचित, नीच और शर्मनाक काम कलकत्ता की अंग्रेज गवर्नमेंट ने किए, उनसे अधिक अनुचित, नीच और शर्मनाक कामों की मिसालें किसी भी कौम के इतिहास में नहीं मिलती। मालेसन यह भी लिखता है, मीर कासिम का एकमात्र कसूर यह था कि उसने यूरोप निवासियों की लूट से अपनी प्रजा को रक्षा करने की कोशिश की। इस पर भी मीर कासिम अपनी स्वाधीनता और प्रजा के सुख, इन दोनों का नाश किए बिना और किसी भी कीमत पर अंग्रेजों के साथ अमन से रहने को उत्सुक था। मीर कासिम के विरुद्ध साजिश अभी पूरी तरह पकने न पाई थी, इसलिए उसके अंतिम पत्र के उत्तर में वंसीटाट ने मीर कासिम को लिख दिया, यह किस्सा कि अंग्रेज दूसरा नाजिम खड़ा करना चाहते हैं, चालबाज लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। मीर कासिम से नई नई मांगे। इसके बाद जब वंसीटाट ने मीर कासिम को लिखा कि एमायाट और हे एक नई संधि करने के लिए मुंगेर भेजे जा रहे हैं, तब मीर कासिम ने उत्तर में लिखा, हर साल नई संधि करना कायदे के खिलाफ है, क्योंकि इंसानों की संधियों की कुछ उम्र होती है। एक ओर आप चारों तरफ फौजें भेज रहे हैं और दूसरी ओर मुझसे बातचीत करने के लिए आदमी भेज रहे हैं। एमयाट और हे को मुंगेर भेजना केवल एक दिखावे की चाल थी। बंगाल के अंदर इस तीसरी बगावत के लिए अंग्रेजों की तैयारी जोरों के साथ जारी थी। मीर कासिम को इतने में पता चला कि उसके विरुद्ध साजिशों का जाल स्वयं उसकी राजधानी के अंदर पूरा फैल चुका है। वहीं जैन जगत सेठ, जो 6 साल पहले सिराजुद्दौला को गिराने में अंग्रेजों का सहायक था, अब फिर इस नई साजिश में शामिल था। पता चलते ही मीर कासिम ने जगत सेठ और उसके भाई स्वरूप चंद दोनों को मुंगेर बुलाकर नजरबंद कर दिया। ये दोनों भाई मीर कासिम की प्रजा थे। अंग्रेजों को इस पर ऐतराज करने का कोई हक न था, किंतु वंसीटाट ने इस पर भी ऐतराज किया। इस बीच एमयाट और हे दोनों मुंगेर पहुंच गए। 25 मई सन 1763 को इन दोनों ने कंपनी की ओर से नई मांगें लिखकर मीर कासिम के सामने पेश की। 1. यह कि अंग्रेज काउंसिल ने तिजारती महसूल और एजेंटों के बारे में जो कुछ तय किया है, नवाब उसे ज्यों का त्यों लिखकर स्वीकार करे। 2. यह कि नवाब अपनी प्रजा यानी देसी व्यापारियों पर नए सिरे से महसूल लगाए और अंग्रेजों की बिना महसूल तिजारत जारी रहे। 3. यह कि अंग्रेजों और उनके जिन जिन आदमियों को महसूल संबंधी नई आज्ञा से धन का नुकसान हुआ है, नवाब उन सब का हर्जाना पूरा करे। 4. यह कि नवाब अपने उन सब कर्मचारियों को जिन्हें अंग्रेज कहें दंड दे, इत्यादि। हथियारों से भरी हुई किश्तियां, निस्संदेह कोई स्वाभिमानी शासक इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकता था। एमयाट का व्यवहार नवाब के साथ बहुत रूखा और धृष्टतापूर्ण था, यहां तक कि उसने मीर कासिम की शिकायतें सुनने तक से इनकार कर दिया। वास्तव में अंग्रेज फिर युद्ध चाहते थे और युद्ध की पूरी तैयारी कर चुके थे। 24 अप्रैल सन 1763 को ही अंग्रेजों ने अपनी सेना को तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी थी। पटना में एलिस नामक एक अंग्रेज कंपनी के एजेंट की हैसियत से रहता था। एलिस ने वहां के नायब नाजिम को तंग करना और बात बात पर उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। मीर कासिम ने अनेक बार वंसीटाट से एलिस के व्यवहार की शिकायत की, किंतु व्यर्थ। अब कलकत्ता से एलिस को लिख दिया गया, तुम आज्ञा पाते ही पटना पर कब्जा करने के लिए तैयार रहो। कंपनी की काफी सेना पहले ही पटना पहुंचा दी गई थी। उधर एमयाट साहब सुलह के लिए मुंगेर में ठहरे हुए थे और इधर हथियारों से भरी हुई किश्तियां एलिस की मदद के लिए
कलकत्ता से पटना की ओर जा रही थीं। जब ये किश्तियां मुंगेर के पास से निकलीं, नवाब उन्हें देखकर चौंक गया। उसने कश्तियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और 2 जून सन 1763 को वंशीटाट को लिखा, कंपनी की नई मांगें बेजा हैं और पहली संधियों के खिलाफ हैं। पटना की अंग्रेजी फौज या तो कलकत्ता वापस बुला ली जाए और या मुंगेर में रखी जाए, नहीं तो मैं निजामत छोड़ दूंगा। इसके जवाब में एम याट ने मीर कासिम से साफ साफ कहा, बजाय वापस बुलाने के पटना में अंग्रेजी फौज और बढ़ाई जाएगी। हथियारों की किश्तियां मुंगेर में रुकते ही कलकत्ता की काउंसिल, जो केवल एक बहाने के इंतजार में थी, एम याट और हे को वापस बुला लिया और एलिस को आज्ञा दे दी गई, तुम फौरन पटना पर हमला करो और नगर पर कब्जा कर लो। पटना पर अचानक रात के समय हमला। 24 जून की रात को अचानक हमला करके एलिस ने पटना पर कब्जा कर लिया। मीर कासिम की बर्दाश्त की अब कोई हद न थी। इतिहास लेखक एल्फिंसन लिखता है कि गुस्सा आने के बेशुमार कारण होते हुए भी उसने धीरज और बर्दाश्त से काम लिया, किंतु अब मजबूर होकर उसे एलिस के खिलाफ सेना भेजनी पड़ी। मीर कासिम की सेना के मुकाबले अंग्रेजी सेना अब भी कोई चीज न थी। मीर कासिम की सेना ने पटना पहुंचकर फिर से नगर को अंग्रेजों से जीत लिया। इस बात की लड़ाई में कंपनी के 300 यूरोपियन और 2500 हिंदुस्तानी सिपाही काम आए। एलिस और उसके कई यूरोपियन साथी 1 जुलाई को कैद करके मुंगेर पहुंचा दिए गए। एम याट की मौत। एम याट चुपके से किश्ती में बैठकर कलकत्ता की ओर भाग गया। मीर कासिम ने हे को मुंगेर में रोक लिया। मालूम होता है मीर कासिम ने अपने आदमियों को हुक्म भेज दिया कि एम याट को भी रोककर वापस मुंगेर भेज दिया जाए। कासिम बाजार के निकट नवाब के एक कर्मचारी मोहम्मद तकी खान ने अपने एक आदमी को भेजकर एम याट से खाना खाने के बहाने किनारे पर आने की प्रार्थना की। एम याट ने इनकार कर दिया और उसकी किश्तियां बीच धार में चलती रहीं। एक दूसरा उच्च कर्मचारी भेजा गया जिसने किनारे से फिर कहा, खाना तैयार है और यदि आप सेनापति मोहम्मद तकी खां की प्रार्थना स्वीकार न करेंगे तो उन्हें दुख होगा। एम याट ने फिर इनकार कर दिया। इसके बाद किनारे के अफसरों ने किश्तियों को रुकने का साफ हुक्म दिया। जवाब में एम याट ने वहीं से किनारे की ओर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। नवाब के आदमियों ने अब जबरदस्ती किश्तियों पर पहुंचकर अंग्रेजों की मरम्मत की और एम याट का वहीं पर काम तमाम हो गया। मीर कासिम की प्रजा के साथ जुल्म। 28 जून को मीर कासिम ने वंशीटाट और उसकी काउंसिल के नाम यह खत लिखा, रात को डाकू की तरह एलिस ने पटना के किले पर हमला किया। वहां के बाजार, तमाम व्यापारियों और नगर के लोगों को लूटा और सुबह के तीसरे पहर तक लूट और कत्ल जारी रहा। चूंकि आप लोगों ने बेइंसाफी और जुल्म के साथ शहर को रौंद डाला है, लोगों को बर्बाद किया है और कई लाख का माल लूट लिया है, इसलिए अब इंसाफ यह है कि कंपनी गरीबों का नुकसान भर दे, जैसा पहले कलकत्ता में हो चुका है। आप ईसाई लोग अजीब दोस्त निकले। आपने संधि की, उस पर ईसा मसीह के नाम से कसम खाई कि आपकी सेना सदा मेरा साथ देगी और मेरी मदद करेगी, लेकिन आपने सेना के खर्च के लिए मुझसे इलाका लिया। असल में मेरे ही नाश के लिए आप फौज रख रहे थे, क्योंकि उसी फौज के हाथों से सब काम हुए हैं। इसके अलावा कई साल से अंग्रेज गुमाश्तों ने मेरी निजामत में जो जो जुल्म और ज्यादतियां की है, जो बड़ी बड़ी रकमें लोगों से जबरदस्ती वसूल की हैं और जो नुकसान किए हैं, मुनासिब इंसाफ यह है कि कंपनी अब उस सब का हर्जाना दे। आपको सिर्फ इतनी तकलीफ करने की जरूरत है कि जिस तरह बर्धमान और दूसरे इलाके आपने लिए थे, उसी तरह मुझ पर इनायत करके आप उन्हें वापस लौटा दीजिए। निस्संदेह
मजबूर होकर मीर कासिम ने अब सख्ती से काम लेना चाहा। मीर जाफर के साथ दोबारा साजिश। 7 जुलाई को यह पत्र कलकत्ता पहुंचा। उसी दिन कलकत्ता की अंग्रेजी काउंसिल ने मीर कासिम के साथ युद्ध का ऐलान प्रकाशित किया। इसमें प्रजा को सूचना दी गई कि मीर कासिम की जगह अब फिर से मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया गया है। नवाब मीर जाफर के नाम पर ही बंगाल भर से सेना जमा की गई और उसी नाम पर प्रजा से अंग्रेजी सेना का साथ देने के लिए कहा गया। लेकिन इस ऐलान से पहले ही पटना विजय हो चुका था और फिर से छिन भी चुका था। यह कहना अनावश्यक है कि कलकत्ता के अंग्रेज व्यापारियों की काउंसिल को बंगाल के सूबेदार को गद्दी से उतारने और दूसरा सूबेदार नियुक्त करने का अधिकार कभी किसी ने नहीं दिया था। मीर जाफर के साथ जो नई संधि इस अवसर पर की गई, उसका जिक्र अगले अध्याय में किया जाएगा। कई छोटी छोटी लड़ाइयां कंपनी की सेना मेजर एडम्स के अधीन 5 जुलाई को यानी युद्ध के ऐलान से 2 दिन पहले कलकत्ता से मुर्शिदाबाद की ओर रवाना हुई। मीर कासिम की सेना सिपह सालार मोहम्मद तकी खां के अधीन मुंगेर से चली। तकी खां बहादुर और योग्य सेनापति था, लेकिन उसकी हर तजवीज में मुर्शिदाबाद का नायब नाजिम सैयद मोहम्मद खां, जो अब अंग्रेजों से मिला हुआ था, रुकावटें डालता रहता। तकी खां की सेना के भीतर भी अंग्रेज काफी सफलता के साथ विश्वासघात के बीज बो चुके थे। 3 स्थानों पर दोनों ओर की सेनाओं में कई छोटी बड़ी लड़ाइयां हुईं। इन लड़ाइयों का विस्तृत हाल सियरुल मुत्तखरीन नामक ग्रंथ में दर्ज है। उसी ग्रंथ में मुसलमान सेना के भीतर के एक खास देशघाती मिर्जा ईरज खां का जिक्र आता है, जिसने गुप्त रूप से अंग्रेजों से मिलकर मीर कासिम और मोहम्मद तकी खां दोनों के साथ दग्गा की। करीब 200 यूरोपियन और दूसरे ईसाई जो नवाब की सेना में खासकर तोपखाने में नौकर थे, ऐन मौके पर शत्रु की ओर जा मिले। इन लड़ाइयों में से एक में मोहम्मद तकी खां मारा गया। इन लड़ाइयों के संबंध में मालेसन लिखता है, अंग्रेजों की सफलता में जितनी मदद भारतीय नेताओं और नरेशों की आपसी कलह से मिली, उतनी दूसरी किसी चीज से नहीं मिली। उदवा नाला में दोनों ओर की फौजें। मीर कासिम की सेना ने अब उदवा नाला नामक ऐतिहासिक स्थान पर अपना अंतिम पड़ाव डाला। प्राकृतिक स्थिति और मीर कासिम की दूरदर्शिता दोनों ने मिलकर इस जगह को सुरक्षित और लगभग अभेद्य बना रखा था। एक ओर गंगा थी, दूसरी ओर उदवा नाला नामक गहरी नदी जो गंगा में जा मिलती थी, तीसरी ओर राजमहल की दुर्गम पहाड़ियां और चौथी ओर मीर कासिम की बनाई हुई जबरदस्त खाइयां और किलेबंदी, जिसके ऊपर 100 से अधिक मजबूत तोपें तैनात थीं। पहाड़ियों की तलहटी में खाइयों के ऊपर एक झील और उसके बाद फैली हुई लंबी चौड़ी दलदल थी। इसी दलदल के भीतर से दुर्ग से बाहर आने जाने का एक बेहद पेचदार रास्ता निकलता था। अंग्रेजी सेना को इस गुप्त रास्ते का कुछ भी पता न चल सका। करीब 1 महीने तक मीर कासिम की सेना इस दुर्ग के भीतर डटी रही और कंपनी की सेना, जिसके साथ बूढ़ा गद्दा मीर जाफर भी था, उदवा नाला के बाहर पड़ी रही। न अंग्रेज अपनी तोपों के गोलों से मजबूत किलेबंदी पर कोई असर डाल सके और न भीतर की सेना को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके। उधर एक साहसी और परहेजगार मुसलमान सेनापति मिर्जा नजफ खां हर रोज रात के पिछले पहर उसी दलदल के रास्ते निकलकर अंग्रेजी सेना पर धावा बोल देता, कईयों को खत्म कर देता, बहुत सा माल लूटकर उसी रास्ते लौट जाता। अंग्रेजी सेना किसी तरह उसका पीछा न कर पाती। लड़ाई का सामान भी अंग्रेजों की तुलना में मीर कासिम की सेना के पास कहीं बेहतर था। अंग्रेज इतिहास लेखक ब्रूम लिखता है, भारत में बनी हुई जो बंदूकें इस समय मीर कासिम की सेना के पास थीं, वे अंग्रेजी सेना की इंग्लिस्तान में बनी बंदूकों से धातु, बनावट, मजबूती और उपयोगिता हर दृष्टि से कहीं बढ़िया थीं।
ईमानदारी की लड़ाई से अंग्रेज किसी तरह मीर कासिम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। मीर कासिम के ईसाई अफसरों की नमक हरामी। मीर कासिम की सेना का एक बड़ा दोष, जो उसके लिए घातक सिद्ध हुआ, यह था कि उसने अनेक यूरोपियन और आर्मीनियन ईसाइयों को अपनी सेना के बड़े बड़े ओहदों पर नियुक्त कर रखा था। ईसा की 11वीं सदी से लेकर जब यूरोप की कई ईसाई शक्तियों ने मिलकर पहली बार मुसलमानों से जेरूसलम यानी बैतुल मुक़द्दस छीनना चाहा था, तब से लेकर आज तक हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद के अनुयायियों के बीच लगभग लगातार संघर्ष होते रहे। ईसाई ताकतों ने कई मुसलमान राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व को मिटाकर बार बार अपना जुआ मुसलमान कौमों के कंधों पर डालने की कोशिश की। सदियों पुरानी इस दुश्मनी के अलावा यूरोपियनों का, खासकर किसी यूरोपियन कौम का, अपने किसी एशियाई मालिक के साथ सच्चाई से पेश आना लगभग नामुमकिन था। यही सच्चाई न समझ सकना बार बार अनेक भारतीय और दूसरे एशियाई शासकों के लिए घातक साबित हुई। कलकत्ता में उस समय आर्मीनिया का एक मशहूर ईसाई सौदागर खोजा पेतरुस रहता था। उसका एक भाई खोजा ग्रिगरी मीर कासिम की सेना में अफसर था और भी कई आर्मीनियन ईसाई मीर कासिम की सेना में नौकरी कर रहे थे। मेजर एडम्स ने खोजा पेतरुस के जरिए गुप्त पत्र व्यवहार करके इन सब लोगों को अपनी ओर मिला लिया। एक अंग्रेज विश्वासघातक, इनके अलावा मीर कासिम की सेना में एक अंग्रेज सिपाही भी था जो कुछ समय पहले अंग्रेजी सेना को छोड़कर नवाब के यहाँ भर्ती हो गया था। इस अंग्रेज को अपनी सेना में भर्ती कर लेना भी मीर कासिम के नाश का सबसे बड़ा सबब साबित हुआ। उस अंग्रेज ने मिर्जा नजफ खां के आने जाने के मार्ग को धीरे धीरे अच्छी तरह देख लिया और एक दिन, जबकि मालूम होता है कि दुर्ग के भीतर के दूसरे ईसाई और गैर ईसाई विश्वासघातकों के साथ जारी साजिश पक चुकी थी, 4 सितंबर की रात को करीब 10 बजे यह अंग्रेज चुपके से नवाब की सेना से निकलकर अंग्रेजी सेना की ओर चला गया और वहां से शत्रु की सेना को साथ ले उसी मार्ग से रातों रात अचानक नवाब की सेना पर आ टूटा। किले के अंदर के और भी कई अफसर शत्रु से मिले हुए थे और सीयरुल मुताखरीन से पता चलता है कि अनेक लोग अपने स्थान की अभेद्यता और शत्रु की कमजोरी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करके अपने कर्तव्य से बेखबर हो गए थे। ऐसी स्थिति में सेना का भी कर्तव्य विमुख हो जाना स्वाभाविक था। नतीजा यह हुआ कि मीर कासिम के पूरे 15,000 सैनिक उस रात हुई अचानक लड़ाई में काम आए। इस अंग्रेज विश्वासघातक के काम के बारे में कर्नल मालेसन लिखता है, केवल इस एक व्यक्ति ने अंग्रेजों की नाउम्मीदी को विश्वास में बदल दिया और इस काम के नतीजे ने मीर कासिम की सेना के आत्मविश्वास को नाउम्मीदी में बदल दिया। अंग्रेजी सेना के लिए इस आदमी ने इस मौके पर ईश्वर का सा काम किया। जनरल एडम्स ने मीर कासिम की सेना को केवल विजयी ही नहीं किया बल्कि उसका संहार कर डाला। मीर कासिम की करीब 400 तोपें इस युद्ध में अंग्रेजों के हाथ आईं। उद्वानाला की पराजय। उद्वानाला ही विदेशी व्यापारियों के विरुद्ध बंगाल के भारतीय सूबेदारों की आशा का अंतिम आधार था। 4 सितंबर सन 1763 की रात को वह आशा सदा के लिए टूट गई। जो चीज सिराजुद्दौला के लिए प्लासी साबित हुई, वही मीर कासिम के लिए उद्वानाला साबित हुआ और दोनों जगह करीब करीब एक से ही उपायों से अंग्रेज व्यापारियों ने बंगाल की शाही सेना पर विजय प्राप्त की। उद्वानाला की पराजय का सबब यह भी बताया जाता है कि उस रात मीर कासिम खुद अपनी सेना के साथ दुर्ग के अंदर मौजूद न था। अंग्रेज इतिहास लेखक बोल्ट्स की राय है, यदि मीर कासिम स्वयं अपने अफसरों को सावधान रखने और अपने सैनिकों को उत्साह दिलाने के लिए मौजूद होता तो शायद ही नहीं, बहुत ज्यादा मुमकिन है कि उस दिन से अंग्रेज कंपनी के पास इन प्रांतों में 1 फुट जमीन भी न रह जाती। कुछ खास विश्वासघातक
उदवा नाला की पराजय से मीर कासिम को बहुत बड़ा धक्का लगा, किंतु फिर भी उसने विदेशियों की अधीनता स्वीकार न की और न ही वह इतनी जल्दी हिम्मत हारा। उदवा नाला के बाद उसने मुंगेर के किले को संभाला। यह किला अत्यंत मजबूत था। उसकी रक्षा का उचित प्रबंध कर मीर कासिम अजीमाबाद यानी पटना के लिए रवाना हो गया। सियरुल मुत्ताखरीन से पता चलता है कि मीर कासिम के जाते ही मुंगेर के किलेदार अरब अली खां ने नकद रिश्वत लेकर अपना किला चुपचाप अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया। अंग्रेजों ने मुंगेर पर कब्जा जमाकर अब मीर कासिम का पीछा किया। महाराजा कल्याण सिंह की पुस्तक खुलासतुत तवारीख में लिखा है कि अजीमाबाद किले के संरक्षक मीर मोहम्मद अली खां ने अपने लिए 500 रुपये मासिक पेंशन कंपनी से मंजूर कराकर लड़े बिना ही वहां का किला भी शत्रु के हवाले कर दिया। मीर कासिम को इस समय अपने चारों ओर सिवाय दगा के कुछ और नजर न आता था। अंग्रेजों को अब केवल दो बातों की चिंता थी, एक तो एलिये इत्यादि जो अंग्रेज मीर कासिम के पास अभी तक कैद थे उन्हें छुड़ा लेना, और दूसरी किसी तरह मीर कासिम को गिरफ्तार कर लेना। 19 सितंबर सन 1763 को एडम्स और कार्नैक ने मीर कासिम के एक फ्रांसीसी मुलाजिम जाति को इस मजमून का पत्र लिखा। मुसलमानों के हाथों में जब कभी ताकत होती है और उन्हें कोई डर नहीं होता, तब वे सदा हमारे सहधर्मियों और यूरोप निवासियों के साथ क्रूर से क्रूर पाशविकता का व्यवहार करते हैं। किसी ईसाई के लिए मुसलमानों की नौकरी करना बड़ी जिल्लत का काम है। हमारा यह भी अनुमान है कि किसी बहुत ही जबरदस्त जरूरत से मजबूर होकर ही आपने इतनी जिल्लत की नौकरी स्वीकार की होगी। अब ऐसी कष्टकर गुलामी से बच निकलने का और हमारी कौम की फिर से मित्रता प्राप्त करने का आपके लिए अच्छा मौका है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि हमारी कौम के साथ आपने बहुत बेजा सलूक किया है, जबकि आजकल हमारी और आपकी कौमें सुलह में हैं। यदि आप हमारे आदमियों को कासिम अली खां के हाथों से निकालकर हमारे पास भेजने की तदबीर कर सकें, तो आप अंग्रेजों की कृतज्ञता पर पूरा भरोसा रखिए और हम आपके 50,000 रुपये फौरन देने का वादा करते हैं। मीर कासिम को गिरफ्तार करने की योजना। सियरुल मुत्ताखरीन में लिखा है कि इसके बाद मीर कासिम को किसी तरह गिरफ्तार करने की अंग्रेजों को चिंता हुई। वंसी टाट और वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता के ईसाई सौदागर खोजा पेतरुस, जिसे आगा बेदरूस भी कहते थे, से खोजा ग्रिगरी, जिसे गुरघिन खां भी कहा जाता था, के नाम इस संबंध में एक पत्र लिखवाया। अचानक एक दिन रात को 1 बजे मीर कासिम के एक विश्वस्त जासूस ने उसे जगाकर खबर दी, आप बिछौने पर पड़े क्या कर रहे हैं? आपका सेनापति गुरघिन खां आपको फिरंगियों के हाथ बेच रहा है, कुछ बाहर के लोगों के साथ, और मालूम होता है कि भीतर के लोगों यानी आपके कैदियों के साथ भी उसकी साजिश हो चुकी है। अभी तक एलिस और उसके अंग्रेज साथियों के साथ मीर कासिम ने बड़ी उदारता का व्यवहार किया था। इन खुले बागियों को खत्म कर देने की बजाय वह 3 महीने से बराबर उन्हें आदरपूर्वक अपने साथ रखे था और खिला पिला रहा था। किंतु सियरुल मुत्ताखरीन के अनुसार जब उसे पता चल गया कि ये सब लोग अब मेरे खिलाफ गहरी साजिश कर रहे हैं और बाहर से हथियारों वगैरह का भी गुप्त प्रबंध कर चुके हैं, तब उसने मजबूर होकर पटना में खोजा ग्रिगरी, एलिस और उसके तमाम साथियों को, केवल एक अंग्रेज डॉक्टर फुलरटन को छोड़कर जगत सेठ और उसके भाई महाराजा स्वरूप चंद को, यानी उन सबको जो इस साजिश में शामिल थे, कत्ल करवा दिया। कहा जाता है कि खोजा ग्रिगरी इस साजिश का सरगना था। मीर कासिम के शासन का अंत। इसके बाद जब अंग्रेज पटना की ओर बढ़े तो मीर कासिम ने कर्मनासा नदी को पार कर कुछ सेना और तोपखाने सहित 4 दिसंबर सन 1763 को अपनी सरहद से निकलकर नवाब शुजाउद्दौला के सूबे अवध में प्रवेश किया।
3 साल तक वह बंगाल का सूबेदार रह चुका था। उसका सारा शासनकाल विपत्तियों से भरा हुआ था। अब इस तरह उसके शासन का अंत हुआ। मीर कासिम के बाकी प्रयत्नों और उसकी मृत्यु का जिक्र अगले अध्याय में किया जाएगा। निस्संदेह वह योग्य, वीर और अपने देश व प्रजा दोनों का सच्चा हित चिंतक था। सिराजुद्दौला के समान वह भी विश्वासघात का शिकार हुआ। उसके शासन और उसके पतन के सारे किस्से को पढ़कर और उसकी कोशिशों के साथ उसके विरोधियों की समस्त करतूतों की तुलना कर प्रत्येक निष्पक्ष मनुष्य के चित्त में उसकी ओर दया, प्रेम और सहानुभूति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। एक दर्जे तक वह अंतिम हिंदुस्तानी था जिसने उन दिनों बंगाल की स्वाधीनता की रक्षा के लिए एक बार जी तोड़ प्रयत्न किया और इसी प्रयत्न में अपने आप को मिटा डाला।